जो नए हैं, जो लास्ट टाइम नहीं थे, आप प्लीज़ मेरी लास्ट टाइम का वीडियो से लेके आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट थे, मैंने लास्ट टाइम 2-3 चीज़ें बताई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हम लोग करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 30-40 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सबने किया होगा, बट सबकी फेस रीडिंग बता रही है कि किसी ने नहीं किया है ना? किया आप लोग थे लास्ट टाइम मेरी क्लास में, आप फर्स्ट टाइम हो, पहले आपने मेरी लास्ट टाइम नहीं था। लास्ट टाइम जो लोग थे, मैंने कहा था कि जो टॉपिक हम करके जाएंगे, आप मेरी क्लास वीकली होगी, संडे होती है, डेली क्लास नहीं होती है, तो 7 दिन आपको टाइम मिला पिछले संडे से आज संडे में। इस 7 दिन में आपको करना क्या था, मैंने जो टॉपिक कराया उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं से भी खोज के 30-40 क्वेश्चंस करने थे। कहा था करने के लिए, कहा था, कितने लोगों ने नहीं किया? कितने लोगों ने नहीं किया? बाकी सब ने किया? हम लोगों ने किया? मैंने लास्ट क्लास में थे ना, मैंने लास्ट टाइम में यूनियन पार्लियामेंट कराया, मैंने पार्लियामेंट टॉपिक कराया। मैंने कहा था पार्लियामेंट से रिलेटेड कहीं से भी 30-40 क्वेश्चंस करो। मैंने आपको तरीके बताए इसे कहाँ से करना है, ऐप बताया था। अगर आपने ऐप से नहीं किया, आप सिंपली कहीं भी गूगल पे डाल दो यूनियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, आपके पास हजारों क्वेश्चन खोल के आ जाए। कहीं से आपने 30-40 क्वेश्चन कर सकते। किसने किया? तुमने किया? कितने % क्वेश्चन आप कर पाए पार्लियामेंट से रिलेटेड? सर 35 था, उसमें से 27 या 28 हुआ। अगर आप मेरे एक क्लास के बाद 35 में से कितना किए थे आपने? सर एग्जैक्ट 27 या 28। 27। अगर आप 35 में से 27 कर लेते हो, आप क्लास को कैसे एसेस करोगे? ठीक है कि ठीक नहीं है? अगर आपने 35 क्वेश्चंस किए और 35 में से आप 27 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्लास अटेंड करने के बाद, तो ठीक है क्लास ना। मैंने कहा था अगर आप 50% कर लेते हो तो इट इज गुड, ठीक। और जिसने नहीं किया, मतलब यू आर नॉट वेरी सीरियस हो जाओ। और मैं नहीं कह रहा हूँ डेली करो, मेरी क्लास वीकली होती है, जो टॉपिक हम करा देते हैं उसको आप प्लीज रिवाइज कर लो। एक वीक में उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप जान पाओगे कि यस वी आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, हम सही तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हम जैसे रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं, चलो देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था यूनियन पार्लियामेंट। कोई भी अपना गूगल खोलो और लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन यूनियन पार्लियामेंट, कोई भी डाल दो। अब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम यही करोगे। डालो हेडिंग अपने मोबाइल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंडियन पार्लियामेंट। जो भी रैंडमली क्वेश्चन खोलता है उसको रीड करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंडियन पार्लियामेंट। जो बच्चे नए हो, मैं आपको जीएस प्लस करंट दोनों करूंगा, ठीक है। थोड़ी देर क्लास जीएस की लेके मेरी क्लासेस वीकली होगी एंड सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास विल बी ऑफ करंट अफेयर्स। एक वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। किसी के मोबाइल पे क्वेश्चन खुला? रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum age of holding office in Lok Sabha? लास्ट टाइम मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 25 years। तो पहला क्वेश्चन आपको मेरे लास्ट क्लास से मिला। दूसरा क्वेश्चन लिख करो। In general, how many sessions are held in a year? मैंने सेशन बताया था कितने सेशन होते हैं एक साल में, कितने? कौन कौन सा सेशन बताया था? मॉनसून, विंटर एंड बजट सेशन। तो ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन खोजना नहीं पड़ेगा। यू पीपल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आप कहीं भी डालोगे आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड चीजें आ जाएगी सामने खोल के। आपको एफर्ट भी नहीं करना है, कहीं खोजना भी नहीं है जाके कि मार्केट से, कटरा मार्केट से जाके हम बुक्स ला रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, आपके पास बुक्स मोबाइल हाथ में है। थर्ड क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट, Who is the ex-official chairman of Who is the ex-official chairman of Rajya Sabha? Vice President? आप देख लो, मेरे नोट्स में लिखा हुआ क्वेश्चन है। आप सब यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, बाहर से नहीं आएगा। वाइस प्रेसिडेंट मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो।
स्किप नहीं करो, कंटिन्यू रीड करो। हाँ, The presiding officer has to adjourn the house or suspend the meeting if dash of 1/10 of the total number of members of Rajya Sabha. हमने एक लोकसभा या राज्यसभा में डिस्कस किया होगा, जब डिस्कस कर रहे थे हमने बताया होगा कोरम वर्ड यूज किया था लास्ट टाइम। No sir. कोरम हमने यूज किया था। No sir. देखो अब यही इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया अपने हिसाब से, कोरम वर्ड मिस हो गया मेरे माइंड से। आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। अगर आप करके आते प्रैक्टिस, आप कहते सर एक क्वेश्चन आ गया कोरम का, वो आपने नहीं डिस्कस किया। और जनरल चीज है कोरम क्या होता है, किसी भी हाउस की जो मीटिंग होती है उस हाउस में कम से कम 10% मेंबर प्रेजेंट होगा, तभी उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे 20, 25, 30 बच्चे बैठे हुए हैं। मान लो इस क्लास की स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ 50 बच्चों की, मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं और आप अभी 20-25 बैठे हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इमेजिन करो सिर्फ 2 बच्चे बैठे हो मेरे क्लास में, तो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि उस दिन नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाना, सिर्फ 2 बच्चे हैं। तो लोकसभा राज्यसभा की कम से कम 10% मेंबर प्रेजेंट होंगे, तभी उस दिन का इंपॉर्टेंट काम होगा। अगर 10% से कम है तो इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, हाउस एडजर्न हो जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी। जब 10% लोग आ जाएंगे कम से कम, तभी आगे का काम होगा। ये जो 10% का नंबर है, दैट इज कॉल्ड कोरम। क्या कहते हैं इसको? कोरम। यही है कोरम वर्ड। तो कोरम वर्ड समझ आया आपको कि नहीं आया? हाँ, सबको कोरम वर्ड समझ आ गया? Yes sir. सबको बताइए। आप कोरम सबको समझ आया? अब ये पूछ रहा है राज्यसभा का कोरम। राज्यसभा का मेंबर आपको पता है कितना होता है? 250 मेंबर होता है राज्यसभा में। इसका कोरम कितना हो जाएगा? कम से कम 25 लोग होने चाहिए। अगर 25 लोग नहीं है तो राज्यसभा का उस दिन का बिजनेस नहीं चलेगा। लोकसभा का कोरम कितना है? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 550 या अभी वर्तमान में 543। इसका आप 10% निकाल लो, 10% 54 या 55 हो जाएगा। अगर उतने नहीं है तो उस दिन का काम नहीं चलेगा। ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब तो फिर से क्वेश्चन रीड करो कोरम वाला। The presiding officer has to adjourn the house or suspend the meeting if the dash of 1/10 of the total number of members of Rajya Sabha are not met. ऑप्शन क्या है? Ordinance salary allowance quorum. समझ आ गया कोरम क्या है? कोरम सबको समझ आ गया? कोरम मतलब होता है कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए, तब उस दिन का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कोरम दोनों हाउस में 10% होता है। तो ये कैसे आया? अब देखो इजी चीज, बहुत इजी चीज, इजी क्वेश्चन था, बट मैंने नहीं करा, मेरे माइंड से स्किप हो गया और आपने क्वेश्चन भी नहीं किए और एग्जाम में आ गया कोरम। हमने पूरा पार्लियामेंट कर लिया है, सब कुछ रट डाला है, कोरम नहीं किया क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किए क्वेश्चन की। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, आप पहले ही आके पूछते मेरे से सर कोरम क्या होता है, आपने कोरम नहीं बताया था। प्लीज डू इट। जो कह के जाते हो उसको करो, मेरे नोट्स को रिवाइज करो। एक वीक में जितना हम जो टॉपिक कराते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड 30, 40, 50 क्वेश्चन जरूर। आपको उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजी होगा, हो सकता है मेरे से स्किप हो गया हो, या थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट सर ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस मैंने बताया था लास्ट टाइम। नहीं, अच्छा वो आज का टॉपिक है। ऑर्डिनेंस बता देते हैं क्या होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑर्डिनेंस इज गिवन इन आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123। इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में कि हमारे यहाँ लॉ कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये पार्लियामेंट में बताया होगा, जब तीनों जगह से लॉ पास हो जाएगा तभी इंडिया में लॉ बनेगा। A bill, when it is passed by the Lok Sabha, Rajya Sabha and signed by the President, then will become a law. अब आपने अभी ये भी सुना, ये भी पढ़ा कि पार्लियामेंट का तो 3 ही सेशन होता है जनरली। कल से पार्लियामेंट की मीटिंग स्टार्ट हो रही है, आप लोगों ने सुना?
ये स्पेशल मीटिंग है, स्पेशल सेशन बुलाई है सरकार ने, ये मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं है। हर साल पार्लियामेंट के कम से कम 3 ही मीटिंग होती हैं, जो 3 जिसको सेशन कहते हैं। कहीं पे लिख लो, अगर हमने लास्ट टाइम नहीं डिस्कस किया है फाइन। पहला होता है बजट सेशन, साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन। ये यूजुअली होता है फरवरी मार्च में। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, साल का दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन एंड द टाइमिंग इज जुलाई अगस्त। ये जुलाई अगस्त में होता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का। सेशन का मतलब होता है मीटिंग। साल में 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर्स अपनी मीटिंग करते हैं जिसमें लॉ बनाते हैं। तीसरा होता है विंटर सेशन और इसका टाइम होता है नवंबर दिसंबर। ठीक है, अभी जो कल से स्टार्ट होने वाला है वो स्पेशल मीटिंग है, सरकार ने स्पेशल मीटिंग बुलाई। अब मान लो अभी जैसे सितंबर चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में शेड्यूल का कोई सेशन है नहीं, होता नहीं है। आज की डेट में कल तो चूंकि मीटिंग ही चल रही है, ऐसे टाइम जब मीटिंग नहीं चल रही, सेशन नहीं चल रहा, इंडिया में लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा और किसी को लॉ बनाने का पावर नहीं है। और लॉ कब बनेगा? सेशन में। मान लो सेशन नहीं चल रहा और आज की डेट में सरकार को एक इमरजेंसी लॉ की जरूरत है, आज ही चाहिए मुझे, सरकार आज इमीडिएटली लॉ की जरूरत है। अब 2 ऑप्शन है सरकार के पास, या तो सबकी मीटिंग बुलाए, और सबकी मीटिंग बुलाना इज नॉट इजी, इतने शॉर्ट नोटिस में तो सब आएंगे नहीं। अब यहाँ पे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 250 मेंबर है, दोनों को मिला दो तो लगभग 800 लोग हो गए। ये 800 लोग अचानक आपके एक फोन पे एक मैसेज पे नहीं आ जाएंगे लॉ बनाने, कोई कहीं घूम रहा होगा, कोई कहीं घूम रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम में, ऐसे इमरजेंसी के टाइम में सरकार के पास एक पावर होता है, वो प्रेसिडेंट से कह के ऑर्डिनेंस इशू करना। प्रेसिडेंट को कहा कि आप ऑर्डिनेंस इशू करें। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ, वो लॉ बन गया। अगर प्रेसिडेंट ने किसी लॉ ऑर्डिनेंस पास कर दिया इस टॉपिक पे, वो लॉ बन गया। लेकिन वो कैसा लॉ है? टेम्परेरी लॉ है। उसमें लॉ के सारे फीचर्स हैं, वो लॉ की तरह काम करेंगे जैसे पार्लियामेंट का लॉ काम करता है, लेकिन टेम्परेरी पीरियड के। कब तक? जब पार्लियामेंट की अगली मीटिंग ना हो जाए, और जिस दिन पार्लियामेंट की अगली मीटिंग स्टार्ट होगी उससे 2 महीने के अंदर अगर पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया तो वो टेम्परेरी लॉ परमानेंट लॉ बन जाएगा। और अगर पार्लियामेंट ने अगली सेशन के 2 महीने के अंदर पास नहीं किया तो वो लॉ खत्म, ऑर्डिनेंस खत्म। बात समझ आई नहीं? तो ऑर्डिनेंस अगर कोई पूछता है कि क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस में 2-3 चीज आपको याद रखना। पहला, एक टेम्परेरी लॉ होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट इशू करता है और किसी के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस विल बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट, नंबर 2। नंबर 3, द ऑर्डिनेंस विल बी इशूड ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सरकार को लॉ की जरूरत हो तो पार्लियामेंट में जाइए, आप लोकसभा राज्यसभा में जाइए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो तीनों चीज याद रखना। और ऑर्डिनेंस परमानेंट लॉ कब बन जाएगा? जब अगली सेशन के 2 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट पास कर दे। पास कर दिया तो परमानेंट लॉ बन गया, और अगर नहीं पास किया तो वो ऑर्डिनेंस खत्म। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, बहुत कंट्रोवर्शियल। दिल्ली सरकार के ऑफिसर पे किसका पावर होना चाहिए? दिल्ली का जो ऑफिसर है, दिल्ली आप लोगों को पता होगा एनसीआर है, कैपिटल रीजन है, तो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है, जो होम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। ठीक है, तो दिल्ली के सारे ऑफिसर्स जो हैं उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग सब होम मिनिस्टर के अंदर होता है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने केस किया था दिल्ली सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि दिल्ली के ऑफिसर्स दिल्ली के सरकार के अंदर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल के फेवर में जजमेंट दिया कि हाँ, ऑफिसर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। केजरीवाल साहब कितने एक्टिव है आप लोगों को पता ही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सारे ऑफिसर्स की ऑफिसेज छान के खंगाल के सारे इंपॉर्टेंट फाइल निकलवाने शुरू कर दिए। ऑर्डर आया उसे दिन शाम तक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर की ऑफिस खोल ली गई, सारी फाइल निकाल ली गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला, उसी शाम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया।
प्रेसिडेंट से कह के ऑर्डिनेंस इशू करा दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो स्टे। बात समझ आई? अब अगले उसके बाद मॉनसून सेशन आ गया जुलाई अगस्त में, ये हम आपको 2 महीना पहले की बात बता। मॉनसून सेशन आ गया, अब सरकार कोशिश कर रही थी कि वो उस ऑर्डिनेंस को क्या करे, पास करा ले। अगर पास हो जाएगी तो सारे अधिकारी हमारे अंदर फिर से आ जाएंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे अधिकारी केजरीवाल के अंडर में चले जाएंगे। उस ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, अरविंद केजरीवाल भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि वो ऑर्डिनेंस पास ना हो। अब लोकसभा में तो चूंकि पास हो ही जाएगी, यहाँ पे बीजेपी के अकेले 302 मेंबर है, कहाँ रुकने की चांसेस थी? राज्यसभा में। राज्यसभा में आज की डेट में बीजेपी के पास सिर्फ 105 सांसद है और यहाँ पे मेजोरिटी के लिए चाहिए कम से कम 126। यहाँ चांसेस था कि बीजेपी हार जाएगी और रुक जाएगी। अभी आपने तो सुना होगा एक अपोजिशन पार्टी ने इंडिया गठबंधन बनाया है, सुना है? उसकी पहली मीटिंग बिहार की कैपिटल पटना में हुई थी, चूंकि ये नीतीश कुमार का इनिशिएटिव है बिहार के चीफ मिनिस्टर का। तो अरविंद केजरीवाल ने एक शर्त रख दिया कि हम उस गठबंधन का पार्ट तभी बनेंगे जब सारी अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टियां इस ऑर्डिनेंस को हराने में हमारी मदद करें। ठीक है, कांग्रेस पे भी प्रेशर डाला गया और कांग्रेस तैयार हो गई कि हम ऑर्डिनेंस को रोकने की कोशिश करेंगे। बाद में कांग्रेस ने भी रोका, सबने रोकने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ ऑपोजिशन पार्टी की 2-3 पार्टियां बीएसपी, बीजेडी प्लस वाईबी रेड्डी की पार्टी जो इन तीनों ने बीजेपी का समर्थन किया और ऑर्डिनेंस पास हो गया। इन तीनों को मिला के बीजेपी के टोटल नंबर हो गए 131। चाहिए था कितना? 26। ऑर्डिनेंस पास हो गया, परमानेंट लॉ बन गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्टे हो गया और सारे अधिकारी फिर से होम मिनिस्टर के अंदर आ गए। अब केजरीवाल चिल्ला रहे कि ये तो डेमोक्रेसी का मटर है ना, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया। पहला इंस्टेंस नहीं, इंडिया में कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदला गया, बदला जा रहा है। ये आपको समझ आ गया ऑर्डिनेंस क्या है? फिर से केजरीवाल ने केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि ये ऑर्डिनेंस ही गलत है या लॉ गलत है। ऑर्डिनेंस अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? क्या होता है ऑर्डिनेंस? जल्दी से 3 पॉइंट बताओ ऑर्डिनेंस का। टेम्परेरी लॉ है, इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड। कौन इशू कर सकता है? प्रेसिडेंट। कब कर सकता है? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। इसको परमानेंट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सर पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की एक और इंटरेस्टिंग कहानी बता। लास्ट 2 साल पहले की कहानी है। एक लॉ था ट्रिपल तलाक का, सुना था आप लोगों ने? यस सर। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, इसका ट्रिपल तलाक की कहानी है, बात है। इस पे सरकार कोशिश करता है कि ट्रिपल तलाक को पास करा दिया। लोकसभा में आसानी से पास हो जाता था, राज्यसभा में हार जाती थी सरकार की, मेजोरिटी नहीं है। और ट्रिपल तलाक मुस्लिम के लिए बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, ठीक है। अब जैसे ही राज्यसभा में हारती थी सरकार, राज्यसभा में हारती थी और जैसे ही सेशन खत्म होता था, सरकार ऑर्डिनेंस इशू कर। सेशन आज कंप्लीट हुआ, खत्म हो गया बजट सेशन, ऑर्डिनेंस आ गया कि ट्रिपल तलाक इज बैन। तो 2 महीने चला। अगली बार जब सेशन आया, फिर से कोशिश की सरकार पास करा ले, फिर जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ, फिर ऑर्डिनेंस आ गई। 3 बार सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई। तीसरी बार के बाद बहुत दूसरों पार्टियों को मनाने के बाद राज्यसभा से ट्रिपल तलाक को पास करा पाई सरकार। तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है, टेम्परेरी लॉ की तरह सरकार यूज करती है। ऑर्डिनेंस समझ आ गया सबको? ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डिनेंस से एक 2 टॉपिक हमारे वैसे कराते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। बंद हो गया। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? हाँ, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सी कंट्री के मॉडल पे बेस्ड है? बताया था, ये ब्रिटेन के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, चलो ये हमने सिर्फ एक क्लास लिया था, उससे रिलेटेड आप आज मेरा दूसरा जो अगला टॉपिक है, जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। चलो फिर से डालो क्वालिटी। आज तो प्लीज क्वेश्चन जरूर करो, हर टॉपिक पे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना। अब हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे यूनियन पार्लियामेंट। जल्दी से देखो, यूनियन पार्लियामेंट एक क्विक समरी रिवाइज करा दें। सबसे पहले यूनियन पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, ठीक है।
तीन ग्रुप होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। मैंने 4 काम बताए थे, बट अभी हम सिर्फ आपको लॉ बनाना बता रहे हैं। लॉ तभी बनेगा जब एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे हाउस से पास हो जाए और प्रेसिडेंट का साइन हो। अगर कहीं तीनों में से रुक गया तो लॉ नहीं बना, वो लॉ। इसके बाद हमने बताया कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं, राज्यसभा में 250 हैं, 238 प्लस 12, ये 12 नॉमिनेटेड होते हैं जो इंडिया के ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, ये नॉमिनेटेड है। इसके बाद हमने आपको बताया कि बिल 3 तरह का होता है, कौन कौन से? मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, मनी बिल कौन डिसाइड करता है बिल मनी बिल है कि नहीं है? लोकसभा का स्पीकर। मनी बिल है कि नहीं है लोकसभा के स्पीकर। क्यों जरूरत है ये डिसाइड करने की कि मनी बिल है कि नहीं है? जरूरत क्या है? क्यों हमें जरूरत है समझना कि मनी बिल है कि नहीं है? क्योंकि दोनों को पास कराने का तरीका अलग अलग है और दोनों पे लोकसभा राज्यसभा के पावर्स अलग अलग है। तो अगर मनी बिल है तो पहला कंडीशन ये है वो सिर्फ सबसे पहले लोकसभा में है। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है पहले। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा। ठीक। दूसरा, जब वो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा क्या उसको रिजेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। राज्यसभा इसको ज्यादा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक, 14 डेज तक। और अगर 14 डेज में राज्यसभा ने मनी बिल को पास नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि मनी बिल पास हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, लॉ। ये तो क्या, और इसलिए जरूरी है मनी बिल को डिफाइन करना। अगला है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, जो मनी बिल नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज की बात नहीं है, तो वो कौन सा बिल हो गया? ऑर्डिनरी बिल। जैसे मैंने अभी कहा ट्रिपल तलाक, आप ट्रिपल तलाक को किस कैटेगरी के बिल में रखोगे? मनी बिल है? कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज रिलेटेड बिल है? नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है। ट्रिपल तलाक का लॉ कहीं भी पहले आ सकता है, यहाँ आ जाए तो यहाँ आ जाए। मान लो पहले यहाँ आ गया, यहाँ से पास हो गया, यहाँ गया, यहाँ से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, साइन हो गया, लॉ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे दिल्ली के पावर का लॉ है तो कौन सा लॉ मानोगे आप इसको? ऑर्डिनरी बिल है। बिल और लॉ में मैंने अंतर बताया था। बिल और लॉ में अंतर क्या है? सर बिल पास हो गया तो वो लॉ। जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। जब तक पार्लियामेंट से साइन होकर प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ है उसका नाम क्या रहेगा? बिल। आपको ये भी समझ आ गया। अब जल्दी से अगला टर्म देखो, ये एक रिवीजन करा देते हैं हम लोग। अब पार्लियामेंट प्रोसीजर देखो। पार्लियामेंट प्रोसीजर में हम 2-3 चीज देखेंगे। जैसे हमने डिस्कस कर लिया कोरम क्या होता है। कोरम क्या होता है अभी बताया हमने, 10% कम से कम होना चाहिए पार्लियामेंट प्रोसीजर का पार्ट। अगला होता है, इसी में आपने देखा सेशन पढ़ लिया। कितने सेशन होते हैं? 3। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे आप खोलोगे गूगल आगे देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि 2 पार्लियामेंट्री सेशन के बीच मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का गैप। ठीक है, 6 महीने से पहले ही उसकी मीटिंग कराना जरूरी होता है पार्लियामेंट के सेशन से। ठीक, और इसलिए आपने देखा था कि एक होता है फरवरी मार्च में, दूसरा जुलाई अगस्त में, देखो 6 महीने से कम का गैप है, और तीसरा नवंबर दिसंबर। तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं और सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं हो सकता, इससे पहले मीटिंग कराना मस्ट है। अगला हम करने जा रहे हैं, जो आप सुनोगे, पार्लियामेंट की डेली मीटिंग स्टार्ट होती है 11 बजे और 11 से 12 बजे का जो टाइम होता है पहला 1 घंटे का, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। इसका नाम है क्वेश्चन आवर। ठीक, ये लिख लो। 11 बजे से 12 बजे तक का जो पार्लियामेंट का टाइम होता है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। हिंदी में इसको प्रश्नकाल कहते हैं। इस प्रश्नकाल में क्या होता है, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर किसी भी मिनिस्टर से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, मान लो अभी इंडिया ने G20 समिट साइन किया है, G20 समिट अभी हुआ है, कल से पार्लियामेंट की मीटिंग शुरू हो रही है। पहला 1 घंटा क्या होगा? क्वेश्चन आवर। उस
संविधान में कोई भी लोकसभा का मेंबर विदेश मंत्री से पूछ सकता है कि G20 से रिलेटेड अगर कोई उसके मन में क्वेश्चन है तो, और विदेश मंत्री को आंसर देना ही पड़ेगा, सही आंसर देना पड़ेगा। वो लोकसभा में राज्यसभा में कोई गलत उत्तर नहीं दे सकता। अब क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऐसा क्वेश्चन जो ओरली आंसर दे दिया जाता है, और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका बहुत डिटेल्ड आंसर होता है, वो ओरली नहीं दिया जा सकता और लिख के पूरा डिटेल लाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पहले से बता दिया जाता है और मिनिस्टर अपने ऑफिसर्स के थ्रू आंसर लिखवा के लाता है और आंसर बांट देता है मेंबर्स को। समझ आ गया? एक को कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन और एक को कहते हैं नॉन स्टार क्वेश्चन। नॉन स्टार क्वेश्चन रिटन होता है और स्टार्ड क्वेश्चन ओरली आंसर किया जाता है। स्टार क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री पूछा जा सकता है, हमने एक क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। लेकिन नॉन स्टार चूंकि लिख के लाया जाता है, पहले से दे दिया जाता है, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो ये हो गया क्वेश्चन आर पूछा जाता है कि क्या होता है। आप लिखेंगे कि पार्लियामेंट का जो पहला मीटिंग का सेशन होता है उसको क्वेश्चन आर कहते हैं। उसमें मिनिस्टर से उनके डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 12 बजे से 1 बजे, जो 1 बजे तक का टाइम है उसको कहते हैं जीरो और जीरो आर इसलिए कहते हैं क्योंकि घड़ी पे जीरो का टाइम दिखाता है, 12 बजे का पीएम का जो टाइम। ठीक है, जीरो आर। इसके बाद का जो टाइम होता है नॉर्मल फंक्शन होता है, जो भी आपको लॉ पास कराना है। इस टाइम कोई लॉ पास नहीं होता है। इसके बाद का जो टाइम होगा उसी में जो भी बिल लाना है, लॉ लाना है, जो करना है, बाकी चीजें करनी, ये दोनों फिक्स है। कई बार क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्री में, जो बहुत इमरजेंसी की टॉपिक है, वो पहले डिस्कस होना चाहिए। तो ऑपोजिशन वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रोक दीजिए और पहले उस टॉपिक पे बहस करें, जिसको कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। क्या कहते हैं? एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन। और सरकार कभी नहीं चाहती है कि एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया, क्योंकि सरकार अपने तरीके से चलना चाहती है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। ऑपोजिशन ये लेके आती है और अगर ये पास हो गया तो सारे काम को रोक दिए जाएंगे, ये दोनों को रोक दिया जाएगा, पहले उस टॉपिक पे बहस होगा, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। ये भी समझ आ गया आपको? यहाँ तक समझ आया? अब अगला हेडिंग डालो प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट मनी बिल रोक सकता है? प्रेसिडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट मनी बिल नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान से देखो, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट रोक सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रोक सकता है, लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता। और इसलिए नहीं रोक सकता है या नहीं रोकता है क्योंकि मनी बिल लोकसभा में आने से पहले ही प्रेसिडेंट का परमिशन ले लिया जाता है। अगर मेरे से पहले से ही पूछ लिया जाए कि अब लाए लोकसभा में, मैंने कहा हाँ ले आओ, तो बाद में क्या चांसेस है कि मैं ही उसको साइन ना करूं, तो पहले ही उनका परमिशन हुआ होता है, इसलिए प्रेसिडेंट भी मनी बिल को नहीं रोकते हैं। नहीं, आपने लिखा प्रेसिडेंट, अब लोग प्रेसिडेंट देखते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हमारा पार्लियामेंट टॉपिक हो गया, आप जितना क्वेश्चन चाहो करके देखो, बीच में हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना आए, ना समझ आए, तो नेक्स्ट टाइम हमसे आप डाउट पूछो। हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में मैंने एक दो शायद स्पीकर के बारे में नहीं बताया। स्पीकर एक मिनट सुन लो, फिर पार्लियामेंट का स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर होता है लोकसभा में और राज्यसभा के हेड को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं।
मैं ये पार्लियामेंट पे ही चला गया थोड़ी देर के लिए, प्रेसिडेंट 5 मिनट में। आप लोकसभा का सही से काम चलने के लिए, कराने के लिए, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक लोकसभा का हेड होता है जिसको स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर। और वैसे ही राज्यसभा का काम सही से करने के लिए, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो वहाँ का हेड होता है उसको क्या कहते हैं? चेयरमैन। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। तो राज्यसभा के चेयरमैन का अलग से चुनाव नहीं होगा। कौन होगा इंडिया का राज्यसभा का चेयरमैन? जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसीलिए क्वेश्चन था कि डैश इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप राज्यसभा का क्या बन जाएगा? आज की डेट में अगर मैं इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाऊंगा। राज्यसभा का चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गया? क्लियर? तो इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, इसका इलेक्शन और इसका इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन। स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का मेंबर ही बन सकता है, बाहर का नहीं। जो लोकसभा में 543 लोग होते हैं, एमपी चुन के आते हैं, उसी में से एक लोकसभा का स्पीकर बनता है। हर पार्टी अपना, जब भी एक स्पीकर का चुनाव होता है तो पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, उसमें इलेक्शन होता है और जो इलेक्शन जीत जाता है, जो पार्टी जीत जाती है, उसी का स्पीकर बनता है। यूजुअली 99% चांसेस यही होता है जो रूलिंग पार्टी है, जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसी पार्टी का स्पीकर बने। क्यों? तो जिसकी मेजॉरिटी होती है। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ बीजेपी की लोकसभा में 302 सीटें हैं। अगर स्पीकर का चुनाव होगा तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा कि कांग्रेस का जीतेगा? बीजेपी का जीतेगा। एनीबॉडी नो हु इज राइट नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला। ओम बिरला। ये कहाँ के सांसद हैं? ओम बिरला अभी लोकसभा के स्पीकर हैं और ये राजस्थान में बहुत फेमस जगह है। आप सबने नाम सुना है कोटा। कोचिंग के लिए फेमस है, वो कोटा से सांसद है। ठीक है। अब तो मैंने कहा कि लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का मेंबर ही होगा। मान लो आप सब लोकसभा के मेंबर हो, आप ही में से एक चुन के स्पीकर। राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा का स्पीकर नहीं बन सकता। राज्यसभा का जो स्पीकर होगा, चेयरमैन होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो बाहर का आदमी होगा। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर कोई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है तो वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चेयरमैन नहीं बन सकता, वो आउटसाइडर ही होगा। लोकसभा के स्पीकर के लिए हमने कहा कि ये लोग चुनते हैं, प्लीज बातें नहीं करो प्लीज। राज्यसभा के चेयरमैन को कौन चुनता है? मतलब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर, दोनों मिलकर चुनते हैं। कौन चुनेगा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को? लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिलकर। क्लियर हो गया? इनका काम क्या है? हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर कोई डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इनके पास हाउस में मार्शल होता है। मार्शल के हेल्प से किसी भी डिसिप्लिन मेंबर को उठा के बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है। ये सारे स्पीकर को टाइम अलॉट करते हैं, किसको कितनी देर बोलना है। बोलने का टाइम होता है ना हर किसी के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, पार्टी की नंबर के अकॉर्डिंग होता है, लीडर के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये स्पीकर को टाइम अलॉट करते हैं, हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सारे बिल पे साइन करते हैं। मान लो यहाँ से बिल पास हो गया, दूसरे हाउस में जाने से पहले उनका साइन होगा कि हाँ हमारे यहाँ से बिल पास हो गया। ये जनरली स्पीकर और चेयरमैन का काम। शपथ कौन दिलाता है? किसको? स्पीकर। हाँ, ये क्वेश्चन मिल सकता है, मिलता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। लोकसभा के स्पीकर को शपथ कोई नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाता? क्यों नहीं दिलाता? इसलिए नहीं दिलाता, जब ये लोकसभा के मेंबर बन के आते हैं तो पहले ही दिन वो शपथ लेके आते हैं लोकसभा, तभी वो लोकसभा का काम करेंगे। नहीं तो शपथ के बिना लोकसभा, तो ऑलरेडी उनका शपथ हो चुका है, तो दोबारा एज ए स्पीकर कोई शपथ नहीं है। और इनका शपथ होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, और शपथ भी प्रेसिडेंट की। तो आपको स्पीकर समझ आ गया? बस जब स्पीकर से क्वेश्चन है, पहला स्पीकर कौन था इंडिया का? मैंने तो अभी का पूछ लिया। वो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन लोकसभा।
and was the first chairman of Indian Rajya Sabha. पहला स्पीकर लोकसभा के लिए को जीवी मावलंकर, लोकसभा के पहले स्पीकर थे और राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन था? कोई नहीं। राज्यसभा का पहले चेयरमैन कोई था ही नहीं। अरे इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद करो। इंडिया का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट? यस एग्जैक्टली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the first vice president of India. He was the second president of India. Yes, sir. तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और यही इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन रहे होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, एक चीज आप लोगों को मिलेगा कहीं पे, मान लो आज की डेट में, आज तारीख है 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर 2023 को लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, प्रेसिडेंट्स को डिसॉल्व कर देते हैं और नया इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। लोकसभा डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अगला चुनाव जरूरी होता है। तो लोकसभा डिसॉल्व हो गया, अगला चुनाव अनाउंस हो गया और अगला चुनाव मान लो दिसंबर में होता है। कब होता है? दिसंबर में चुनाव होगा। ध्यान से सुनना, लोकसभा डिसॉल्व होने के साथ साथ स्पीकर का पोस्ट खत्म नहीं होता। स्पीकर आज ही बना रहेगा तब तक जब तक अगला लोकसभा चुन के और अगला स्पीकर अपना पोस्ट ना ले। आज स्पीकर का पोस्ट बना रहेगा लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद। अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट। जल्दी से प्रेसिडेंट डालो। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हम एक साथ करा लेंगे, दोनों लगभग एक ही चीजें देखेंगे। सबसे पहले इंडिया का प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन क्या है, उसका पोस्ट क्या है? इंडिया प्रेसिडेंट के 3-4 आइडेंटिटी है। द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट जो है, सबसे पहला है ही इज द फर्स्ट सिटीजन, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। हमारे कंट्री का, स्टेट माने कंट्री, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ कंट्री। का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? प्रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इनकी पहचान है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कंट्री के पहले सिटीजन होते हैं। पहला नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के बाद ही प्राइम मिनिस्टर या दूसरे का नाम आता है। तो फर्स्ट सिटीजन कंट्री का कौन होता है? प्रेसिडेंट। तीसरा, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, हमारी जो 3 आर्म फोर्सेज है, इंडिया के जो 3 आर्म फोर्सेज है, उसका कमांडर कौन होता है? कमांडर इन चीफ कौन होता है? प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ 3 आर्मी है, कौन कौन सी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और तीनों के हेड भी होते हैं, लेकिन उन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक। चौथी आइडेंटिटी, नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट। नॉमिनल हेड ऑफ, ये सरकार के नॉमिनल हेड होते हैं, काम नाम के हेड होते हैं। काम का हेड कौन होता है? फंक्शनल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नाम किसका होगा हेड में? प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये 4 इनकी पहचान होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगला टॉपिक, क्वालिफिकेशन। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? ठीक है। पहला क्वालिफिकेशन है, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 35। 25? Yes, sir. 25? 35। हाँ, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आपको 2-3 जगह डेट मिलेगा पूरी पॉलिटी में। एक जगह मिलेगा लोकसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम 20 साल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 35
35 साल। ये 3-4 जगह आपको डेट मिलेगी, ठीक है। इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। कितने? 35 क्लियर ऑल ऑफ यू। इसके बाद जो बाकी क्वालिफिकेशन है वो वही है जो लोकसभा और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए था, हम ऑलरेडी डिस्कस किए, फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। तो पहला हो गया मिनिमम 35 इयर्स एज होनी चाहिए। दूसरा, आप लोकसभा राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन याद करो। लोकसभा राज्यसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन थी, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा। नो सर। लोकसभा राज्यसभा मेंबर बनने के क्वालिफिकेशन में पहला था सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा था साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा था वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, बैंक का करोड़ों रुपए लेके भाग गया विजय माल्या की तरह, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए, तो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। चौथा था he should not be holding any post of profit, वो भारत सरकार के किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पांचवा था he should not be a proclaimed criminal, कोर्ट के द्वारा सजा दिया हुआ आदमी नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल हो सकता है, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल ना हो, दोनों में अंतर है कि किसी ने क्रिमिनल केस कर दिया, मर्डर का केस कर दिया और कोर्ट से अब इसको सजा नहीं हुई है, तो जब तक कोर्ट से सजा नहीं होगी वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे माना जाए तो कोई भी पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, सब में केसेस लगे होते हैं। जब तक कोर्ट उसको सजा ना दे दे तब तक क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। तो प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल वर्ड इसलिए यूज है। मैंने आपको 5-6 चीजें बताई। पहला, लोकसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, प्रोक्लेम क्रिमिनल नहीं होना चाहिए एंड पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ये 6 था लोकसभा के लिए, यही है राज्यसभा के लिए और यही है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। सिर्फ अंतर है एज का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपका क्वालिफिकेशन भी समान है। क्वालिफिकेशन के बाद में अगला पॉइंट है इलेक्शन। इनका इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आपको उतना डिटेल हम लेके नहीं जाएंगे। 2-3 चीजें सुपरफिशियल ऊपर की बताते हैं जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। अब इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, मैंने लास्ट टाइम बताया। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली का मतलब है कि हमने किसी को चुना और उसने उसको चुना, ठीक। लोग किसी और को चुनते हैं और वो चुने हुए लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, नंबर 1। नंबर 2, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है उस ग्रुप को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले में 3 लोग होते हैं, ध्यान से देखना। लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर प्लस और कौन होता है? ये 3 होते हैं। The President of India is elected by an electoral college consisting of the elected member of Lok Sabha, elected member of Rajya Sabha, and elected member of all the Indian states and union territories. आज की डेट में इंडिया में 28 + 2 30 विधानसभा काम कर रही है। 28 स्टेट में, कितने स्टेट है इंडिया में आज? कितने स्टेट्स? 28 स्टेट्स है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो किसी का। तो 28 स्टेट में विधानसभा है। यूपी का विधानसभा लखनऊ में है। हर स्टेट का अपने कैपिटल में विधानसभा काम कर रहा है। 28 विधानसभा प्लस 2 और विधानसभा, 2 और कहाँ से आ गया? 2 और विधानसभा कहाँ से आ गई? 2 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में ऐसी है जिसके यहाँ विधानसभा है, जिसके यहाँ चीफ मिनिस्टर। एक तो दिल्ली हो गया अपना, यूनियन टेरिटरी है, चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा है, 70 मेंबर है। और दूसरा है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, बीइंग अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद तो ये 30 जगह की विधानसभा के लोग, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखना अपॉइंटेड वोट नहीं डालता, और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये तीनों मिलके किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? यही हमने कहा था जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में आपने अभी लिखा है, उसमें विधानसभा नहीं होता, सिर्फ ये 2।
आपने लिखा है पीछे देखो, वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? अभी आपने लिखा था लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। तो ये दोनों के इलेक्शन सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा के मेंबर वोट डालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा के लोग वोट नहीं डालते। क्लियर? सर आर्टिकल आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा बता देंगे आप लोगों को आर्टिकल। ये समझ आ गया आपको? इलेक्शन समझ आया? अब एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली क्यों नहीं कराया जाता? डायरेक्टली होना चाहिए, प्रेसिडेंट का हेड ऑफ स्टेट है, सब कुछ वही है, तो इट शुड बी हेल्ड डायरेक्टली। उसके दो तीन कारण है, आप सुन लो, हम दिखाएंगे नहीं। पहला कारण ये है कि प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं है। दूसरा कारण ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन में बहुत पैसे खर्च होते हैं, एक इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव इंडिया का होता है, ठीक। और तीसरा कारण कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है बहुत ही ऑनरेबल है, प्रेस्टिजियस है, रिस्पेक्टेड है, तो उनके पोस्ट को कंट्रोवर्सी में न खींचा जाए, इलेक्शन की कंट्रोवर्सी में न डाला जाए, इसलिए उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली कराया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन में आप लोग देखना, पॉलिटिकल पार्टी में लिटरली एक दूसरे को गालियां देते हैं। इलेक्शन कैंपेन सुनना, अभी एक दूसरे को लिटरली अब्यूज करते हैं। कई बार कोर्ट्स में केस चली जाती है कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, लाइक दैट। तो इन सारे कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली कराया। अब अगला, उनके पावर्स क्या है? पावर से पहले दो चीज और, पावर से पहले कि प्रेसिडेंट का चुनाव कितने टाइम के लिए होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 साल। प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ 5 साल के लिए होता है। और प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली कैसे हो सकती है? प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होने के 2-3 तरीके, 4 तरीके। पहला है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, अगर टपक गए बीच में तो खाली हो जाएगी। आज तक इंडिया में 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी ऑन चेयर डेथ हुई है, तो प्रेसिडेंट रहते हुए उनकी डेथ हुई। किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहते ही दोनों की डेथ हुई है। तो पहला तरीका हो गया, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको लगे यार मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा यार, रिजाइन कर दे। अगर रिजाइन कर दे तब भी सीट खाली हो जाएगी। आज तक इंडिया में एक भी प्रेसिडेंट ने रिजाइन नहीं किया है। करना चाहिए क्या? कौन करेगा? ठीक है, तो रिजाइन से। और तीसरा तरीका है उनका पोस्ट खाली होने का, उनको हटा दिया जाए। हटा क्यों दिया जाए? हटाने का तरीका होता है, उसके कारण होते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने पावर का मिसयूज करता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो उसको हटाने का प्रक्रिया दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट इज गिवन इन आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाभियोग। ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है वो इम्पीचमेंट होता है। इसके लिए समझ लो कैसे होता है ये। देखो, लोकसभा और राज्यसभा है, क्या हो गया? भूकंप तो नहीं है। अब लोकसभा राज्यसभा है, इम्पीचमेंट मोशन कहीं भी लाया जा सकता है, किसी भी हाउस से पहले आ सकता है। अब मान लो यहाँ पहले आ गया, आने से पहले कम से कम 50 लोगों का फॉर्म होना, उस मोशन पे साइन होना चाहिए। क्या हम 50 लोग प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, प्रपोजल होना चाहिए, और 50 लोगों का उस पर कंसेंट होना चाहिए। लोग मतलब एमपी। ये जो 543 है, 543 है, इसमें से 50 लोग प्रपोजल लेके आए कि आप प्रेसिडेंट साहब को हटाना चाहते हो, अपने पावर का मिसयूज करें, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करें, और अगला 50 एमपी कंसेंट करे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, अभी आपका सपोर्ट है। तो कम से कम कितने हो गए? 100 लोग प्रपोजल आने से पहले तैयार होना चाहिए। ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है, मान लो कोई एक एमपी का मूड हो जाए कि यार प्रेसिडेंट सही काम नहीं करे, चलो इम्पीचमेंट ले आते हैं, एक आदमी के कहने से नहीं होगा।
ये प्रेसिडेंट की सीरियसनेस, प्रेस्टीज, ऑनर और पोस्ट की ग्रेविटी को बचाने के लिए किया गया है कि कम से कम 50 लोग प्रपोजल लेके आए, 50 लोग अपना कंसेंट दें, तभी जाके बिल लोकसभा में या राज्यसभा में आएगा। अब मान लो 100 लोगों ने दे दिया और लोकसभा में ये प्रपोजल आ गया, लोकसभा उस पर बहस करी, उनके सारे चार्जेस पे, एलिगेशन पे बहस होगा। बहस होने के बाद अगर लोकसभा उस बिल को 2/3 बहुमत से पास कर दे, 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे, तो लोकसभा में वो पास मान लिया जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगले हाउस में, राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा प्रेसिडेंट को नोटिस भेजेगी कि ये आपके खिलाफ ये चार्जेस लगा है, आपको अपने बचाव में, अपने डिफेंस में कुछ कहना है। 14 दिन का टाइम भी दिया जाता है नोटिस के साथ। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो खुद यहाँ पे आके अपना बचाव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे ऊपर ये चार्जेस गलत है। अगर प्रेसिडेंट ना आना चाहे, वो चाहे मैं किसी लॉयर को भेज दूँ, तो अपने लॉयर को यहाँ भेज सकते, उनका लॉयर आ जाएगा, उनके डिफेंस में सारा आर्गुमेंट पेश कर देगा, राज्यसभा उसको सुन लेगी और सुनने के बाद अगर राज्यसभा भी उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे तो इम्पीचमेंट कंप्लीट हो जाएगा, प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटा दिया जाएगा, इम्पीचमेंट कंप्लीट। ये समझ आ गया आपको इम्पीचमेंट क्या होता है? आज तक इंडिया में किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन नहीं आया, ठीक है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इम्पीचमेंट के बाद ये हमने आपको 3 तरीके बता दिए प्रेसिडेंट को हटाने के। एक क्वेश्चन और, अगर मान लो प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद उनको अपॉइंट कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। लिख लो कहीं, द प्रेसिडेंट विल टेक ओथ फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब शपथ तो चीफ जस्टिस दिलाते हैं, मान लो प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट विल टेक ओथ इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वाइस वर्सा लिख लो, दोनों तैयार हो जाएगा आपका कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट। ये लिख लिया, शपथ कौन दिलाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अब एक क्वेश्चन, मान लो प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। लिख लो, प्रेसिडेंट विल गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डन। अब हम आते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बन, क्वालिफिकेशन हो गया पावर, पावर, इनके पावर क्या क्या है? जब इनके आप पावर देखोगे तो लगेगा यार सारा पावर तो इनके पास है। इनके पावर को 5-6 सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। 5-6 सब हेडिंग में इनके पावर को डिवाइड करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर। तीसरा है जुडिशियल पावर। चौथा है डिप्लोमेटिक पावर। पांचवा है मिलिट्री पावर। छठा है इमरजेंसी पावर। सातवां है फाइनेंशियल पावर। आठवां है डिस्क्रिशनरी पावर। इतने पावर सबको समझ गए। देखो, मैंने प्रेसिडेंट के पावर को 8 सब कैटेगरी में डिवाइड किया। एक एक करके बता रहे, आप लिख लेना। पहला लिखा एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में अपॉइंटमेंट आता है, अपॉइंटमेंट आता है। प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट। इंडिया में आप देखोगे जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं यूनियन लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अभी लिखो नहीं, ये एक एक करके लिखवाएंगे।
अब ये एक लिखाएंगे। हम सिर्फ अभी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आप अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव, आप एग्जीक्यूटिव लेके डैश दे दो, अपॉइंटमेंट लिखो। इंडिया में सारे सेंटर गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर, सारे अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट है कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसको किसको अपॉइंट करता है ये एक दो लिख लो। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इनके सारे मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इंडिया के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के सारे जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। देन गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये all the governors and lieutenant governors of India will be appointed by the president. Lieutenant governor क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर सुना आप लोगों ने ये? तो जो नॉर्मल हमारे स्टेट्स होते हैं वहाँ पे गवर्नर होता है, यूनियन टेरिटरीज का जो हेड होता है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Anybody know right now who is the lieutenant governor of Jammu and Kashmir? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी सरकार में पहले रेलवे मंत्री थे, रेलवे स्टेट मिनिस्टर थे। ही इज राइट नाउ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनका भी अपॉइंटमेंट, ये दो तीन आपने लिख लिया। इनके अलावा लिखना नहीं है, लिखना तो लिख लो। CEC, CIC, CBC, CAG, AG, ये सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का। CIC क्या है? मैंने CEC लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। CBC चीफ विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। AG इज अटॉर्नी जनरल को। ये सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, देन आपको एग्जीक्यूटिव पावर समझ आ गया प्रेसिडेंट का। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। हम जानो तो बता देना, टॉपिक चेंज करके करेक्ट क्या है। अब है लेजिस्लेटिव पावर, लॉ से रिलेटेड इनका पावर। पहला आपने देखा, बार बार मैं बता रहा हूँ, इंडिया में कोई लॉ तभी लॉ बनेगा जब प्रेसिडेंट का साइन होगा। ठीक है, तो अ बिल विल बिकम अ लॉ व्हेन इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। लिख लो, लिखना चाहो तो। कोई भी बिल तब लॉ बनेगा जब उसमें प्रेसिडेंट का साइन होगा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट उनका लेजिस्लेटिव पावर हो गया, लॉ से रिलेटेड पावर। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर है, बताएं स्टूडेंट, बातें तो नहीं कर रहे। अगला लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट का सेशन बुलाना। पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया जाता है किस डेट से होगा और कब तक होगा। जैसे कल से पार्लियामेंट का सेशन, तो किसने बुलाया मीटिंग? ये मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है। द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट विल बी समन एंड प्रोरग्यू। दो वर्ड मिलेगा आपको। समन मतलब होता है मीटिंग बुलाना, और प्रोरग्यू मतलब किस डेट तक मीटिंग चलेगी, किस डेट को मीटिंग खत्म करना है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाना, यू कैन राइट कॉलिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, द समनिंग एंड प्रोरग्यूइंग द पार्लियामेंट सेशन, समन एंड प्रोरग्यू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सेशन मैंने नीचे लिखा, लेजिस्लेटिव में बिल है, बिल विल बिकम अ लॉ व्हेन इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा मैंने बताया सबमिट एंड प्रोरग्यू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट का पावर है। अगला लेजिस्लेटिव पावर इनका है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करना, और राज्यसभा में 12 एक्सपर्ट को अपॉइंट करना। Appointing the member in Lok Sabha and Rajya Sabha is the legislative power of President.
लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर है। अगला, लोकसभा को डिसॉल्व करना, लोकसभा को डिसॉल्व करना, ये प्रेसिडेंट का पावर है। अगला ऑर्डिनेंस इशू करना। तो आप लोगों ने अभी ऑर्डिनेंस पूछा था, ऑर्डिनेंस इशू करना प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव, ये सारे हो गए इनके लेजिस्लेटिव पावर। लॉ से रिलेटेड इतना पावर है इनके पास, ठीक है। अब अगला आते हैं जुडिशियल पावर। कोर्ट से रिलेटेड, जज से रिलेटेड क्या पावर है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 ये कहती है अगर इंडिया में किसी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है तो उस सुप्रीम कोर्ट से सजा पाए हुए आदमी को अगर कोई इंडिया में माफ कर सकता है तो वो है प्रेसिडेंट, जिसको कहते हैं पार्डन। एक वर्ड मिलेगा आपको पार्डन, जिसमें ये है अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है तो उसकी सजा को प्रेसिडेंट कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या पूरी तरह सर और करा तो उसमें यह है अगर किसी को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यह अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट को है और इसको कहते हैं मर्सी पिटीशन, दया याचिका। जब आदमी किसी को मान लो फांसी की सजा हो गई तो वो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डालता है, दया याचिका करता है कि मुझे माफ कर दिया जाए, मैं वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं एंड सो ऑन। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर है, ठीक है। एक और है इसमें, इंडिया में अगर कोई भी गलती करता है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो तो उसको उसका ट्रायल होगा, उसके ऊपर केस होगा, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, सजा हो सकती है। एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलता है। प्लीज इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलेगा। अगर उनसे कोई गलती हुई, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता, ना ही उनको कोर्ट के सामने ले जाया जा सकता, ना ही इंडिया के किसी थाने में, किसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई चार्ज लगेगा जब तक वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं। अगर आपको उनको ट्रायल करना है, अरेस्ट करना है, उनको एफआईआर करानी है तो पहले आप उनको पोस्ट से हटा दीजिए। आपने जैसे ही इम्पीचमेंट करके पोस्ट से हटा दिया तो हमारे आपकी तरह कॉमन सिटीजन हो गए, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। ये प्रिविलेज सिर्फ इंडिया में प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं। इंडिया में ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी मैंने देखे हैं जो डेली सुबह कोर्ट जाते थे और उसके बाद अपने ऑफिस जाते थे, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ट्रायल नहीं होता। समझ आ गया दोनों चीज? ये हो गया उनका जुडिशियल पावर। जुडिशियल के बाद अगला है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड। इसमें पहला है इंडिया के जितने एम्बेसडर फॉरेन कंट्री में अपॉइंट होते हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो लिख लो, एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरे कंट्री में जितने एम्बेसडर्स होंगे दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कभी फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर इंडिया आएंगे दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट। वो पहले अपना आई कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, कि मैं अमेरिका का एम्बेसडर आपके कंट्री में अपॉइंट हुआ हूं। He will give his identity card and the appointment letter to the president. President ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। 2, नंबर 3, all the international agreement will be signed on the name of president. जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उस पे साइन कोई भी करे, प्राइम मिनिस्टर करे, मिनिस्टर करे, लेकिन नाम किसका होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ भारत? भारत नहीं। तो ये हो गया डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर समझ आ गया? मैंने 3 कहा, इंडिया का एम्बेसडर फॉरेन कंट्री में अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर इंडिया आएंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रेसिडेंट के नाम से। अगला है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी हम बताए हैं कि वो इंडिया के तीनों फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर। ये उनका मिलिट्री पावर है। और चूंकि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इसलिए सिर्फ उन्हीं को ये राइट है, उन्हीं को ये अधिकार है
कि वॉर डिक्लेयर कर सके। किसी कंट्री से लड़ाई हो गई तो कौन डिक्लेयर करेगा? वॉर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लड़ाई खत्म हो गई तो पीस डिक्लेयर करने का भी राइट उन्हीं के पास है। तो प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस विद द फॉरेन कंट्रीज। ठीक, ये हो गया मिलिट्री पावर। इमरजेंसी पावर को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर अगला आपका है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि इंडिया का कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के अंडर होता है। कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड होता है। कोई कैलामिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया तो दैट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है वो है कि हर 5 साल पे ये फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन विल बी अपॉइंटेड ऑन एवरी 5 years बाय द प्रेसिडेंट। ये है आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। फाइनेंस कमीशन होता क्या है, लिख लो जरा एक लाइन इसके बारे में। फाइनेंस कमीशन होता शायद आर्टिकल 348 हो। लेट मी चेक दिस। सर 280 यस, आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन का। अब फाइनेंस कमीशन करती क्या है? फाइनेंस कमीशन का मेन इंपॉर्टेंट काम है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे फंड का बंटवारा, टैक्सेस का बंटवारा, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होते हैं। अभी जो फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है उसके चेयरमैन एनके सिंह, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट होता है। फाइनेंस कमीशन हो गया, अब फाइनेंशियल पावर हो गया इनका। अब अगला है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी के बाद हम डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी पावर में 3 तरह के इमरजेंसी इंडिया में होते हैं। ठीक है, आप देखो इमरजेंसी पावर इंडिया में 3 तरह के इमरजेंसी पावर है। 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जहां पे आप स्टेट लिख रहे हैं ऑब्लिक लिख के लिख दीजिए प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरह के इमरजेंसी इंडिया में हैं। देखिए, सबसे पहले आपने लिखा नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी ऑब्लिक प्रेसिडेंट रूल, तीसरा आपने लिखा फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले मैं नीचे वाला डिस्कस कर दूं। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? अगर कंट्री में किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, पैसे की शॉर्टेज हो गई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि सरकार के पास पैसे नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो सरकार प्रेसिडेंट से कह के कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम होगा क्या? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इंक्लूडिंग जजेस, उनकी सैलरी रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है। अदरवाइज स्पेशली जजेस की सैलरी नहीं रोक सकता कोई इंडिया में। ठीक है, उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से जाती है और किसी को पावर नहीं है कि जजेस की सैलरी रोक दे या कम कर दे, एक्सेप्ट एक ही कंडीशन है, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, ये समझ आ गया आपको? आज तक इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? आज तक इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ऐसी नौबत नहीं आई है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका में लगी हुई है, पाकिस्तान में है, पर इंडिया में नहीं। अब अगला है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी होता है, मान लो इंडिया का कोई चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट कर रहा है। If the chief minister of any Indian state is not working according to the constitution, the president has power to remove the chief minister and bring entire state under the president rule. मैंने क्या कहा? अगर इंडिया के किसी चीफ मिनिस्टर कोई चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उस चीफ मिनिस्टर को हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। उसको हटा के पूरे स्टेट को अपने अंडर ले लेते हैं, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें एक दो क्वेश्चन आता है, इंडिया में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगाया गया है? ठीक है, तो पंजाब है ना? हाँ, पंजाब। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगाए गए हैं?
पंजाब, सबसे ज्यादा पंजाब, ठीक है। आपको ये भी समझ आ गया प्रेसिडेंट रूल एंड स्टेट इमरजेंसी। ये आर्टिकल 356 है, लिख लो आर्टिकल 356। इंडिया में सबसे ज्यादा मिसयूज इसी आर्टिकल का हुआ है, 356 का। केंद्र में जब दूसरे पार्टी की सरकार और राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार, तो वो अपना पावर मिसयूज करके राज्य सरकार को हटा देते थे, ठीक है। अब नहीं हो रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब बहुत पावरफुल हो गई इंडिया में। अगला है नेशनल इमरजेंसी, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। नेशनल इमरजेंसी होता क्या है? नेशनल इमरजेंसी के दो ग्राउंड है। पहला, किसी फॉरेन कंट्री से लड़ाई हो जाए, किसी कंट्री ने हमारे कंट्री पे अटैक कर दिया, then the president has power to impose emergency in entire country or in a particular area। मान लो चाइना और इंडिया की लड़ाई हो गई, तो प्रेसिडेंट पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं या उसी स्टेट में जिधर लड़ाई चल रही है। ये प्रेसिडेंट का पावर है नेशनल इमरजेंसी का। दूसरा है आर्म्ड रेबेलियन विद इन द कंट्री। अगर कंट्री में कोई ग्रुप, कोई समूह सरकार के खिलाफ आर्म्स रिवोल्ट कर दे, विद्रोह कर दे, सरकार से लड़ने लगे, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कंट्री में इमरजेंसी लगा दे, पूरे कंट्री में या उसी एरिया में। यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकता है या लगाता है जब उनको प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट रिटर्न में मांगे, रिटर्न में कहे कि इमरजेंसी लगाना है। 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को, उन्होंने ओरली कहने पे लगा दिया था। उन्होंने फोन किया प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगा दीजिए, उन्होंने लगा दिया। तब से ये चेंज कर दिया गया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिटर्न में नहीं कहेगा, साइन करके नहीं कहेगा, इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अगला है कि इमरजेंसी लगने पे इंपैक्ट क्या होगा। नेशनल इमरजेंसी लगने पे हमारे सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। कौन कौन से 6 हैं? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन 5 ओके। तो हमारे जितने फंडामेंटल राइट हैं सारे खत्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट 2 राइट है जो बचा रह जाता है, आर्टिकल 21 एंड 22। आर्टिकल 21 कहती है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और आर्टिकल 22 कहती है कि एक ही क्राइम के लिए 2 पनिशमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों हमारे बचे रहते हैं। बाकी सारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, सारे राइट हमारे खत्म हो जाते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो हमारे फंडामेंटल राइट वैसे 6 हैं, क्लियर? आप लोग समझ लो, ध्यान दे दो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, आज के डेट में 6 है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और ये तीसरा किसी ने नहीं बताया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 है हमारे। तो हमने क्या कहा, नेशनल इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट बंद हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 22 एक ही क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट है इसका डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बोलेंगे। अभी तक हमने जितने पावर्स लिखे ये किसके पावर है? प्रेसिडेंट के पावर। और ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट यूज करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने से। पावर सारे प्रेसिडेंट के हैं, लेकिन किसके कहने से यूज होता है? अब पावरफुल कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि ये करना है, ठीक है, कर दिया, नहीं करना है, नहीं किया। तो सारे पावर यूज होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के कहने से, ठीक। लास्ट में जो हम आपको बता रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर वो बेटा 2 मिनट और शांत रह जाओ। आई नो यू पीपल आर फीलिंग वेरी वार्म, गर्मी लग रही है ना? तुमसे ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है, मैं कंटिन्यू चिल्ला रहा हूं। लास्ट में डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर ये कहती है कि सारे पावर प्राइम मिनिस्टर के कहने से यूज होता है। डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट का वो पावर है जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं करता, जहां प्रेसिडेंट अपना लॉजिक यूज करता है, अपना माइंड यूज करता है और अपने हिसाब से चलता है, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानता। वो 2 सिचुएशन इंडिया में क्या है? 2 सिचुएशन ऐसे हैं
जहां प्रेसिडेंट की बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मान के प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। पहला सिचुएशन है, मान लो लोकसभा का इलेक्शन हुआ और 543 में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, किसी पार्टी के पास 272 सीटें नहीं आई, तो अगर मान लो आ गई, जैसे पिछले बार बीजेपी की आ गई, तो बीजेपी के लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इज बाउंड, उनके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टी के पास इतना सीट नहीं आया, उस कंडीशन में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, अपना माइंड यूज करेंगे, और जिस पार्टी को वो चाहे, जिस पार्टी को उनको लगता है कि इस पार्टी की बहुमत आने की चांसेस है, उस पार्टी को बुला के प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो मैंने पहला डिस्क्रिप्शन कहा, when no party is getting clear majority in the parliamentary elections, in the Lok Sabha elections, the president has power to use his discretion in appointing the prime minister. Number 1. Number 2, मैंने आपको लेजिस्लेटिव पावर में कहा था कि पार्लियामेंट को, लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। आज की डेट में अगर नरेंद्र मोदी उनके पास जाए, प्रेसिडेंट के पास, कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का ऑर्डर कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट कर देंगे बिना सोचे, इफ एंड बट किए। लेकिन मान लो एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि आज के डेट में बीजेपी में कुछ सांसद, कुछ सपोर्टर्स विड्रॉ कर ले कि हम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हैं, और उनकी सरकार अल्पमत में आ जाती है, उनकी सरकार बहुमत में नहीं रहती है, उनके पास 272 का सपोर्ट नहीं रहता है, और तब वो प्रेसिडेंट के पास चले जाए, कह दे कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। इस कंडीशन में प्रेसिडेंट लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए बाउंड नहीं है, वो अपना मन यूज करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी में नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर मानने के लिए बाउंड नहीं है। whether he should discuss dissolve the Lok Sabha or not, that will be his discretion. समझ आया? दोनों डिस्क्रिशनरी पावर। अगर लोकसभा में किसी को मेजॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन यूज करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना मेजॉरिटी खो चुका है, तब अगर लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए कहे, तो प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा। समझ आया? यस। यहाँ तक काफी है, प्रेसिडेंट हो गया हमारा, और वाइस प्रेसिडेंट भी है, ये इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं। प्रेसिडेंट के एब्सेंट में सारा काम वो प्रेसिडेंट का करते हैं। जब वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे, एक लाइन सुनना, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तब उनको प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा, राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी नहीं मिलेगी। That's all for today. वाइंड अप कर दें, एक्सपेरिमेंट करोगे? That's all. 5-10 मिनट वेट करेगा, लाइट आ जाती है तो 10 मिनट करेंट करा देंगे, अदरवाइज